ठीक। तो हाँ, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10 जो कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में है। तो जैसे कि हम लोग ने जाना था कि जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तुम लोग ने जाना कि जो सेल है वो दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। चाहे एक सेल प्रोकैरियोटिक सेल हो या एक सेल यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों को डिवाइड होना लाजमी है, डिवाइड होना जरूरी है, तभी ये अपनी प्रोजेनी बढ़ा सकते हैं, तभी ये आगे प्रोपगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिवाइड होने के लिए सेल को क्या करना होगा, उसको अपने से डबल बन जाना होगा। ठीक, अगर मैं ऐसे डिवीजन के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में फौरन के फौरन एक अमीबा का फोटो आ जाता है, जो कि आंख बंद करके बन जाता है कि एक अमीबा है, ऐसे डिवाइड करे, या एक बैक्टीरिया का फोटो बन जाता है, जो बाइनरी फिजन वाला फोटो होता था, है ना, कि एक बैक्टीरिया से दो बन गए, दो से चार बन गए, आता है। ओके, अगर वो फोटो आ जाता है दिमाग में सामने, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद डिवाइड हो रहा है, लेकिन उसके अंदर ऑर्गेनेल्स है। ठीक, डिपेंड करता है कि वो सेल कैसा है। अगर मान लेते हैं वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, नहीं क्या, लेकिन ऐसे तो है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो है उसका, उसके अंदर साइटोप्लाज्म तो है, उसके अंदर राइबोसोम्स तो है, तो ये भी तो डिवाइड होने चाहिए, ये भी तो आधे आधे जनरेशन में जाने चाहिए, तो इनको भी डिवाइड होना होगा। ठीक, इसी तरह से अगर मान लेते हैं हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, तो ये प्रोसेस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है डिवीजन का। क्यों? क्योंकि सेल को डिवीजन के साथ साथ अपने ऑर्गेनेल्स को भी बंटवारा करना पड़ेगा। एकदम वैसे ही है जैसे कि एक घर को अगर दो भाइयों में डिवाइड करते हैं तो हर चीज का बंटवारा होता है। ठीक, ये नहीं है कि मतलब सिर्फ आपने घर डिवाइड कर दिया, आपने कहा एक लाइन खींच दी घर में, ऐसा नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर जो घर के अंदर की चीजें हैं, मान लो दो फ्रिज हैं तो एक इनको दे दो, एक इनको दे दो, दो टीवी है तो एक इनको दे दो, एक उनको दे दो, तो इस तरह से कुछ बंटवारा होता है इन जनरल। सो ऐसा ही कुछ बंटवारा इस सेल में डिवाइड होने में होना पड़ेगा। ठीक है, इस बंटवारे को की ही कहानी को आज हम सुनने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो अब ये जो कहानी है ये स्टार्ट होती है इस डायग्राम को समझने से। क्या है ये डायग्राम? तो इस डायग्राम को समझने के लिए मैंने तुम लोग को एक कहानी बताई थी, जो कहानी थी शादी की कहानी, कि एक बंदे की शादी होने वाली है। ठीक, किसी की भी शादी होने वाली है अभी। ओके, हम लोग ने खेल में शादी करा दी थी, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग है तो नाम नहीं ले रहे, ठीक है, किसकी शादी होने वाली है, बट ओके। तो अब यहाँ देखो होता क्या है, ये मेरा एक सेल डिवीजन का कंप्लीट साइकिल है। ओके, जैसे कि एक शादी का एक कंप्लीट साइकिल होता है। ठीक, एम को तुम मैरिज समझो, एम को क्या समझोगे? मैरिज। ठीक, तो होता क्या है सर, सेल आपका कहीं ना कहीं पहले तैयारियां हो रही हैं शादी की। ये जो पूरे फेज दिख रहे हैं तुम लोग को, ये G1 एस G2 फेज, ये सब के सब तैयारियों वाले फेज हैं। शादी की तैयारियां हो रही हैं, मतलब कि माइटोसिस की या मियोसिस की, मतलब सेल के एक्चुअल डिवीजन की तैयारियां हो रही हैं। ओके, बाकी टाइम में, ठीक, ज्यादातर टाइम कहां गुजर रहा है? इसमें G1 S एंड G2 फेज में गुजर रहा है। इसका मतलब तैयारियों का टाइम ज्यादा होता है, और जो मेन फेज है, जो मेन मैरिज फेज है, जो मेन मेयोटिक फेज है, जो मेन मायोटिक फेज है, जो भी है, ये बहुत छोटा अरसा बिताता है इस पूरे वक्फे का। ठीक, इस पूरे टाइम पीरियड का। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा शादी की तैयारियां। शादी की तैयारियां किस तरह से होती हैं? अगर हम शादी की तैयारी की बात करें तो शादी की तैयारी होने के लिए पहले एक बच्चे को बड़ा होना जरूरी है। कोई भी पहले दिन ही शादी की तैयारियां नहीं करता, पहले बच्चा बड़ा होगा। तो ये जो जीवन फेज है, ये कुछ ऐसा ही समझो कि यहाँ पे ग्रोथ फेज है। सेल क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। ठीक, सेल ने ग्रोथ फेज है, बच्चा बड़ा हो रहा है। ओके, इस फेज में ग्रोथ हो रही है, सेल बड़ा होता जा रहा है, सेल एक उस एज तक पहुंचेगा कि डिवीजन के लायक तो बने। ठीक,
ये जो फेज है ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का होगा। मान लेते हैं कि ये कंप्लीट साइकिल 20 मिनट की है, तो कहीं ना कहीं ये 8 मिनट का दिख रहा है तुम लोग को, 10 मिनट यहाँ तक होगा आधा, तो ये लगभग 8 मिनट तक वो बड़ा हो रहा है। 20 मिनट के एग्जाम्पल से आपने क्यों ले लिया? क्योंकि जो हमारा एक एग्जाम्पल जो हम यूज करते हैं वो ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई का यूज करते हैं, जो कि 20 मिनट में डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो ऑलमोस्ट जी फेज। फिर ये एक एस फेज है, इसका क्या नाम होता है सर? डीएनए सिंथेसिस फेज। डीएनए का सिंथेसिस होगा, मतलब डीएनए का बनना। ओके, लेकिन सर डीएनए क्यों बनना है? डीएनए तो बना हुआ है ना एक सेल में, तो डीएनए क्यों बनना है, ये सवाल। ठीक, तो क्यों बनना है डीएनए बच्चों? अगर तुम लोग को याद होगा तो मेरा एक सेल है, एक सेल के पास कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए है, ये अमाउंट ऑफ डीएनए है इतना, लेकिन जब ये डिवाइड होगा तो इस डीएनए को डबल होना जरूरी है, मतलब ये डीएनए डबल हो जाए, ताकि जब मेरा सेल डिवाइड हो तो जितना कंटेंट ऑफ डीएनए इधर है, दोनों सेल के पास बराबर बराबर डीएनए का कंटेंट चला जाए। तो इस तरह से यहाँ पे सिंथेसिस फेज ये एक तरह का मेन फेज होता है, यहाँ पे डीएनए का डबल डुप्लीकेशन होता है, डबल होता है, या इसे कहते हैं रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। ठीक है, शादी में किस फेज से तुम लोग इसको जोड़ोगे? किसी को कोई आइडिया किससे जोड़ोगे? एक तरह से तुम लोग अपनी जो पैसा जोड़ रहे हो, मतलब शादी के खर्चे वर्चे के लिए पैसा जोड़ने वाला फेज समझो, कि अब बच्ची बड़ी हो गया है, लड़का बड़ा हो गया, लड़की बड़ी हो गई, लेकिन शादी में कुछ खर्चे तो होंगे। ठीक है, चाहे नॉर्मली खर्चे हो, बहुत ज्यादा खर्चे ना, फिर भी खर्चे तो होंगे, उसके लिए कुछ पैसा, सेविंग फेज एक तरह का यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, मतलब डबल किया जा रहा है, मतलब जितना संपत्ति है उसको, संपत्ति को डबल किया जा रहा है। क्यों डबल कर रहा है संपत्ति को? ताकि भाई साहब अगर सारी संपत्ति शादी में खर्च कर दी तो अपने गुजारे के लिए क्या रखोगे? तो अपने गुजारे के लिए भी रखना है, उसी तरह से संपत्ति को डबल करना है, इसी तरह से यहाँ पे डीएनए को डबल करना है। ठीक है, तो ये संपत्ति फेज या सिंथेसिस फेज, या तुम ये समझ लो कि सेविंग फेज, जो नाम देना है दे लो, शादी से रिलेट कर सकते हो। ओके, आगे क्या चलने वाला है सर? G2 फेज, पैसा जुड़ गया। अब क्या करोगे? अब थोड़ा रिश्ते विश्ते देखना शुरू करोगे ना, प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, मेन प्रिपरेशन अब स्टार्ट हो जाएंगी, रिश्ते देखना, और ये सब रिश्ता आ गया, रिश्ता देखना, डेट फाइनल करनी, जो मंडप कहाँ बनेगा, हॉल कहाँ होगा, ये सब चीजों की प्रिपरेशन G2 फेज में यही सब होता है। क्या ग्रोथ रुक जाएगी या होती रहेगी? मान लें एक बच्चा है, एक लड़का है जिसकी शादी होने वाली 21 साल में, यहाँ पे 21 साल का हो गया, अब उसका जब मंडप देखा जा रहा है तो 21 साल का रहेगा या 22 का नहीं हो जाएगा? जब तक वो ग्रोथ तो बढ़ेगी ना। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं, ग्रोथ नहीं रुकेगी, ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ उसकी चलती रहेगी, बट द थिंग इज कि ये जो ग्रोथ के साथ साथ तैयारियां भी चलेंगी, ठीक है, प्रिपरेशन भी चलेंगी, तो ग्रोथ, इसके लिए इसका नाम ग्रोथ फेज, G2 फेज नाम रख दिया गया। ओके, अब आता है वो फेज जहां पे असल में शादी होनी है। ये टोटल फेज यहां से लेके यहां तक, G1 से S और G2 तक 95% टाइम बिताता है सेल का। 95% टाइम बड़े होने में, तैयारियों में और इसमें लग जाता है ना। जबकि जो शादी का टाइम है, सिर्फ जो मेन जो फंक्शंस हैं वो सिर्फ 5% ही एकोमोडेट करते हैं, सिर्फ 5% टाइम इसमें लगता है एम फेज में, जबकि मेन डिवीजन यहाँ होना है, मेन शादी यहाँ होनी है। अगर ये फेज ना हो तो क्या इन सब फेज का कोई फायदा है? नहीं, सारी की सारी तैयारी इस छोटे से फेज के लिए थी, लेकिन एक तरह से आपका ये फेज इंपॉर्टेंट है और यही फेज की हम तैयारी कर रहे थे, एम फेज की, जो कि माइटोसिस फेज यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके, ठीक, तो सेल डिवीजन का माइटोसिस फेज। तो हम लोग को क्या याद है? हमको याद रखना है ग्रोथ फेज 1, G1 और G2 फेज, एस फेज, सिंथेसिस फेज और एम फेज। यहां तक किसी को डाउट? याद रहेंगी चीजें? यस सर। यस सर। ओके, ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। जरा सा एक बात बताओ, एक तरह से थोड़ा सा इसका नाम ऐसे भी याद कर सकते हो, थोड़ा फनी हो जाएगा, G1 फेज और G2 फेज, मतलब जो G1 है वो सच में
जीवन यहीं पे है, यही जीवन है और यही जीवन है, शादी के बाद जीवन नहीं है। ठीक, बोल मत देना हाँ घर पे। सर। ओके, अब देखो जरा सा इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया मैंने। क्या किया सर आपने अब की बार? सर आपने स्टार्ट किया, मैंने इसको इंटरफेस कहा है। किसको इंटरफेस? में जो पूरे के पूरे फेस को इंटरफेस कहा है। G1 S और G2 फेस को हम इंटरफेस कहते हैं। ठीक, और जो मेन फेज है माइटोसिस फेज, ठीक है, माइटोसिस एम फेज कहते हैं। ठीक, अब क्या होता है, G1 फेज से स्टार्ट होता है, मतलब ये आपका ग्रोथ फेज है, फिर सिंथेसिस होगी। इन्होंने स्टार्ट यहां दे दिया, वो तुम्हारी मर्जी है, स्टार्ट यहां मत मानना तुम लोग। ठीक, खैर, तो सिंथेसिस होगी, रेप्लिकेशन डबल होगा, फिर थोड़ा और मतलब अभी तैयारियां, मेन तैयारियां होंगी यहाँ पे। मेन तैयारियां, शादी की तैयारियां तो मेन क्या होती हैं बच्चों? वही सब, मतलब रिश्ता देखना और मंडप वंडप सिलेक्ट करना, डेट वेट फाइनल करना। लेकिन G2 फेज की सेल की तैयारी क्या होंगी मेन? वो प्रोटीन बनाना जो कि हेल्प करेंगी मतलब सेल डिवीजन में। वो फैक्टर्स बनाना जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे, वो सब चीजें बनाना, उन सब चीजों को एकदम रेडी रखना, वो सब उसकी तैयारियां हैं। ठीक, ओके। और एम फेज क्या हो गया? माइटोसिस फेज। क्या करता था ये? शादी होती है। शादी में तो कोई इवेंट्स होते थे, याद आ रहे हैं कुछ इवेंट्स आप लोग को? जैसे कि उस दिन बताया था, सबसे पहले हल्दी होती है, फिर मेहंदी होती है, इसके बाद निकाह होता है, जिसको या कह दो मंडप में जो फेरे होते हैं, या फिर तुम्हारा लास्ट में क्या होता है, वो निकाह और रुखसती एक साथ ले लेना इसको। और लास्ट में क्या होता है? रिसेप्शन होता है, वलीमा होता है। ठीक है, तो ये 4 फेज अपने। ओके, यस, ये क्या है? एम से मेहंदी है, मेहंदी नहीं मेटा फेज है। ठीक है, मेहंदी वाला फेज, एना फेज। अच्छा, लड़की सबसे ज्यादा खुश कौन से फेज में होती है? सबसे ज्यादा खुश और सबसे अच्छे फोटो कब आते हैं? मेटा फेज में। क्यों? याद है, मेहंदी वाले फेज में सबसे अच्छे अच्छे फोटोज आते हैं लोगों के, क्योंकि एना फेज और टीलो फेज तक तो थोड़ा टेंशन बढ़ जाती है ना, ये लड़के की भी टेंशन बढ़ जाती है थोड़ी सी। ओके, तो जो मेन अच्छा फेज है ये समझो मेटा फेज है, मतलब ये मेहंदी वाला फेज बहुत अच्छा सा है। तो हमारा भी इसमें मेटा फेज बहुत अच्छे से याद रखना है हमको। क्यों? क्योंकि इस फेज में जो क्रोमोसोम होते हैं तमीज से दिखाई देते हैं हमको। ठीक है, हमें कई बार दिखाई देते हैं, ये क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है और क्रोमेटिन क्या होता है मैं दोबारा से बताऊंगा तुम लोग को कि कैसे होता है। ठीक, लेकिन अभी ये इतना समझो कि ये 4 फेज हैं। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक, चारों फेज में कुछ कुछ होता होगा। ठीक है, ये कुछ कुछ होता है, शाहरुख खान वाला कुछ कुछ होता है नहीं है, उसमें उसकी शादी नहीं हो पाती है, तो खैर लास्ट में हो जाती है उसकी भी। ठीक, तो खैर, तो लेकिन ये अपना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज है। ओके, कुछ भी हो, हमारी क्लास कितनी भी सीरियस हो, शाहरुख खान तो आना ही है, उसके बिना क्लास पूरी नहीं हो पाती। okay. और ये साइटोकाइनेसिस क्या होता है बच्चों? कुछ बता सकते हो? साइटो मतलब क्या होता था? सेल। और काइनेसिस मतलब क्या होता था? है ना, मतलब मेन सेल का जो डिवीजन है वो सेल डिवीजन यहाँ पे होता है। मतलब ये सब फेज में अंदर के ऑर्गेनेल्स के खेल चल रहा है अभी तक। यहाँ पे अंदर ऑर्गेनेल्स का अंदर जो न्यूक्लियर रीजन है उसका खेल चल रहा है। वो खेला खत्म हो गया तो मेन जो सेल का डिवीजन होगा तो वो सेल डिवाइड हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस वो स्टेज होती है। ठीक है, ओके, तो हुआ क्या? एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड के लिए पॉज कर। ओके, मतलब रिकॉर्डिंग के लिए क्लास बोरिंग नहीं करनी है, तुम लोग बोल सकते हो आराम से। ठीक, तो देखो अभी क्या है कि तुम लोग को एक बात पता होगी। क्या बात? कि हमारा जो डीएनए होता है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में, है ना। और जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है वो किसके फॉर्म में होता है सर? 2 वर्ड पढ़े थे हमने, एक क्रोमोसोम और एक क्रोमेटिन। ठीक, तो ये सर क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में क्या फर्क है और डीएनए असल में किसके फॉर्म में होता है, ये सवाल। तो बच्चों देखो, होता क्या है कि हमेशा जो सेल जब G1 स्टेज में है, जब इस फेज में है, G1 S G2 फेज में, यहाँ पे सुकून से पड़ा है, सुकून से पड़ा है। तो ये जो डीएनए है ये काफी ज्यादा नॉन कंडेंस्ड, अनकंडेंस्ड स्टेट में, मतलब कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए हुए। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन है। किस फॉर्म में? क्रोमेटिन फॉर्म में है। यहाँ देखो,
ये डीएनए जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये जो तुम्हारा ये अंदर पड़ा हुआ है, सॉरी ये पूरा न्यूक्लियस इन्होंने दिखाया है, ये बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाया है, इसके अंदर जो येलो येलो दिख रहा है ये पूरा क्रोमेटिन है, मतलब एक तरह का इसका कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसमें डीएनए ही है, ये डीएनए की ही थ्रेड्स हैं। You know, DNA is 2.2 मीटर, that is coiled, coiling करके डबल हेलिक्स होता है, coiled होता है, coiled होकर के इसके अंदर एक गट्ठल बन के एक ऊन का, वो समझो जैसे ऊन की तुमने वो देखी है ना, जिसमें ऊन का क्या बोलूं, गट्ठल बोलूं ना, जो मतलब मेन जो जिसे क्या बोलते हैं उसको, तो गुल्ला। गुल्ला, हाँ जो भी, हाँ गुल्ला, ठीक है, तो उसकी तरह होता है। अब क्या हो रहा है, जब ये सेल अपना पहुंचेगा तैयारियों के फेज को पार करते हुए, किस फेज में, असल शादी वाले फेज में, असल माइटोटिक फेज में, असल प्रोफेज में, तो अब इसको अपनी वो रूप बदलना पड़ेगा। और वो रूप कैसे बदलेगा, वो जो अभी आपके क्रोमेटिन के फॉर्म में थे अब वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में बन जाएंगे, मतलब अब वो एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में बन जाएंगे। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन हो गया। प्रोफेज में क्या होता है, ये जो दिख रहा है तुम लोग को सामने, ये प्रोफेज है, क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया। किसका कंडेंसेशन हो गया, ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक, क्रोमेटिन इनटू क्रोमोसोम्स, ठीक। तो सर इसका मतलब क्रोमोसोम्स बन गए, हाँ प्रोफेज में क्रोमोसोम्स बन गए। और क्या होता है, जब प्रोफेज आ गया तो प्रोफेज में अब सेल अपने जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देगा, वो उसकी मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि अब उसको अलग सेल डिवीजन के तैयार होना है। तो एक मेन तैयारी शुरू हो रही है, ये मेन तुम्हारा हल्दी वाला स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब लड़की को हल्दी लग गया, वो घर से बाहर बाहर कब निकलते हैं ना, हल्दी लग गई और मतलब लाइक सब मेहमान वेहमान आने लग गए, अब फील आने लग गई शादी वाली, तो ये फील आने लग गई है इसको सेल डिवीजन वाली, इसकी ये मतलब अब मेम्ब्रेन टूटने लग जाएगी, सेल ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो डिसअपियर होने लग जाएंगे, सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर होने लग जाएंगे, मेम्ब्रेन टूटने लग जाएगी, और क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम बनने लग जाएंगे, ठीक है सर। और क्या होगा सर, ये दो पीले पीले क्या दिख रहे हैं, ये वही हैं जिनके बारे में हमने छोड़ दिया था सेल बायोलॉजी जब पढ़ रहे थे, सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये क्या होगा, ये सेल बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो आज देख लो कैसे हेल्प करता है, ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव करने लग जाएंगे, ठीक। तो क्या हुआ, कुल मिलाकर के प्रोफेज का ये है, ये अर्ली प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज है, मतलब प्रोफेज स्टार्ट हुआ है अब प्रोफेज खत्म होने वाला है, हल्दी स्टार्ट हुई है, हल्दी खत्म होने वाली है, हल्दी लग गई है। अब क्या हो गया, यहाँ पे ये जो तुम्हारे थे क्रोमोसोम, ये अलग अलग पोल पे मूव करने लग गए हैं, ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं बीच में अलाइन होने लग गए हैं, और सॉरी क्रोमोसोम अलाइन होने लग गए हैं, और जो तुम्हारे सेंट्रियोल थे वो अलग अलग पोल पे मूव करने लग गए हैं, एक सेंट्रियोल पेयर इधर आ गया है और एक इधर आ गया है, ठीक। ओके, इसके बाद क्या होता है सर, मेटाफेज स्टेज, प्रोफेज स्टेज यहाँ पे खत्म हो जाती है। मेटाफेज, मेटाफेज स्टेज कौन सी होती थी बच्चों, मेहंदी वाली, ठीक। क्या खास बात बताई थी कि यहाँ पे फोटो अच्छे आते हैं, हाँ सर। तो यहाँ पे क्रोमोसोम सबसे अच्छे से विजिबल होता है, मतलब अगर तुमको नॉर्मली कभी सेल दिखाएंगे, अभी 11th 12th क्लास का प्रैक्टिकल करोगे तो तुमसे बोलेंगी मैम कि बच्चों ये बता दो कि कौन सा स्टेज दिख रहा है, तो कुछ नहीं दिख रहा हो तो लिख दो मेटाफेज दिख रहा है, क्योंकि मेटाफेज ही दिखता है ज्यादातर, ठीक। तो ये वाला स्टेज सबसे ज्यादा क्लियरली विजिबल होता है अंडर द माइक्रोस्कोप, ओके। क्रोमोसोम मेटाफेज, मेटाफेज, मेटा मतलब क्या, बीच में, एक तरह से बीच में आ गए हैं, कि देखो बीच में लाइन हो गए, कैसे बीच में लाइन हुए हैं, रास्ता समझो, एक इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, दोनों लोग बराबर खींचेंगे तो बीच में आ जाओगे नहीं आ जाओगे, हाँ सर। यस सर। ओके। क्रोमोसोम से ये जो सेंट्रियोल के ऊपर कुछ फाइबर्स लगे हैं, नाम बताते हैं अभी, लेकिन कुछ फाइबर्स लगे हैं, ये फाइबर यहाँ पे क्रोमोसोम की कुछ याद आ रहा है तुम लोग को, ये वाली पोजीशन पे लगे हैं, कुछ सेंट्रोमेयर वाली पोजीशन पे लगे हैं, बीच वाली पोजीशन से फाइबर अटैच होकर के ये इसको घसीटता है, घसीट के कहाँ ले आता है बच्चों, ये ले आता है इसको, तुम्हारा स्लाइड शो व्यू पे कर देता हूँ, ये ले आता है सेंटर में, ये मेटाफेज स्टेज हो गई, ठीक।
अब क्या होगा सर, ये जो मेरे पास क्रोमोसोम थे ना, ये ऑलरेडी डबल हो चुके हैं। तुम्हें पता है बच्चे डबल हो चुके हैं क्योंकि जब ये कहां से उठ के आ रहे हैं, जो ये जो क्रोमोसोम का मटेरियल है ये डबल होके आया है, अभी तक डबल हो चुका है। कब डबल हुआ था? एस फेज में। तुमने पढ़ा था ना, एम फेज से पहले एस फेज आता है, G2 फेज से पहले एस फेज आता था। एस फेज में क्या होता था? डबल हो जाता था। तुमने संपत्ति डबल कर चुके थे, तो अब आधी संपत्ति अपने पास रखनी, आधी संपत्ति दे देनी है। मतलब या तो आधी, मतलब खर्चा अपना घर चलाने के रखना है, आधा खर्चा शादी में लगा देना है। ठीक, इस तरह से समझो। तो अब क्या हुआ बच्चों, ये जो है ये डबल है, मतलब ये 40 जो अपने जितने चाहिए थे, मतलब जितना कंटेंट चाहिए था उसका डबल हो चुका है। तो अब ये मूव करेगा अपोजिट पोल पे, तो ये अपोजिट पोल पे मूव करने लग जाता है। ओके, कुछ टूटा टूटा सा नहीं लग रहा है आपको? ये वाला टूट गया है, इसके दो आर्म इधर मूव कर रहे हैं, दो आर्म इधर मूव कर रहे हैं। यस, है यस ना? सर। तो ये मूव कर जाते हैं। और ये कौन सी स्टेज होती है? थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज का नाम क्या था? प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज। एनाफेज कौन सा है? एना। ठीक, एनाफेज में मूव कर गए। ओके सर, अब क्या हुआ सर? एनाफेज में तमीज से ये अर्ली एनाफेज, ये क्या हो गया? लेट एनाफेज। ओके, अर्ली एंड लेट एनाफेज हो गया आपका। ओके, आगे लास्ट स्टेज क्या होगी? टीलोफेज। मतलब शादी हो गई। एनाफेज इज मेन निकाह वाला फेज, मेन वो वाला क्या कहते हैं, फेरे वाला फेज। ठीक है, फेरे लग गए। अब आखिरी में वो वलीमा रखना है, रिसेप्शन रखना है। जिन मेहमानों को नहीं बुलाया तो उनको बुला लेंगे। ठीक है, और जिन्होंने अच्छा गिफ्ट नहीं दिया उनको नहीं बुलाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा बदला निकालना है। ठीक, तो ये क्या है? अपना टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या करना है? जो चीज शुरू हुई थी वो वहीं पे खत्म होगी। जो चीज जहां शुरू होती है वहां खत्म होती है। अब जो सेल है, सेल को कैसे रहना है? सेल ऐसे खुश रहेगा या सेल को सेल की तरह बन के खुश रहना है? सेल की तरह बन के। सेल की तरह बन के। तो ये क्या सेल की तरह बना हुआ है? नहीं ना। अब इस पे जो तुमने भाई साहब पहले तोड़ दिया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ दी थी, वो वापस ले आओ ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आने लग जाती है, जो ऑर्गेनेल्स गायब हो गए थे वापस आने लग जाते हैं। जो आपके क्रोमोसोम्स जो थे, अब क्रोमोसोम्स का काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम हो गया, तो क्रोमेटिन में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। जो जो तुम्हारा प्रोफेज में हुआ था उसका उल्टा टीलोफेज में होने लग जाता है। मतलब वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी। वहां ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हुए थे या ऑर्गेनेल्स अपीयर हो जाएंगे। वहां वहां तुम्हारे क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुए थे या क्रोमोसोम वापस क्रोमेटिन में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक, तो टीलोफेज में जो चीजें आपने प्रोफेज से स्टार्ट कर दी, शादी की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे शादी का संपन्न हो गई शादी तुम्हारी। ठीक है, ओके। अब क्या होगा सर? सर आपने ये बता दिया मुझको, क्या बता दिया? ये वाली स्टेज बता दी, टीलोफेज। इसके बाद बच्चों ये क्या है? साइटोकाइनेसिस की स्टेज बताता हूं। अभी मतलब सेल डिवाइड नहीं हुआ। देखो सेल कहां डिवाइड हुआ है? सेल तो अभी भी एक ही है ना, ये एक ही सेल है, चाहे है तो ये कुछ भी एक ही सेल है। इनका जो कंटेंट था वो बढ़ चुका। सर अब इसको भी डिवाइड कर दीजिए। ठीक, अब क्या होगा? अब ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, रुखसती हो गई, ये दोनों घर अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, ये ससुराल हो गया, ये मायका हो गया। तो ठीक, तो नायका मत कहना मायका को। ओके, हाँ सर। सेल चल रही है क्या नायका पे? चलती रहती है हमेशा, सबसे सेल उसी पे आती है। पता है तुम लोग सबसे शॉपिंग वहीं करोगे। ओके, सो देखो कि ये तुम्हारे ये क्या स्टेज है? साइटोकाइनेसिस। तो अब बताओ, कुछ टफ था क्या इसमें? ये तो बहुत हलवा था। हुआ क्या? मुंह जबानी बता दो। प्रोफेज स्टार्ट हुआ, प्रोफेज। हाँ। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ऑर्गेनेल डिसअपियर। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हुई। प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मतलब अभी ऑर्गेनेल ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल में मूव करने लग गए। मेटाफेज अपोजिट पोल मूव कर चुके हैं, क्रोमोसोम बीच में आ चुके हैं। मेटाफेज, एनाफेज, अब वो लोग अलग अलग पोल पे मूव करने लग गए। ठीक है, मूव कर गए एनाफेज में पूरे। टीलोफेज, अब जैसा हुआ था प्रोफेज में उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट स्टेज साइटोकाइनेसिस, जो सेल था वो डिवाइड हो गया। जो एक सेल था अब कितने हो गए? दो हो गए। ठीक है, यहां जो डिवीजन हुआ है, इस डिवीजन को सर आप माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस बोल रहा हूं। क्यों बोल? माइटोसिस का मतलब होता है
इक्वेशनल डिवीजन। क्या होता है इक्वेशनल डिवीजन? मतलब कि जो जितना था उतना ही बना, मतलब ये आइडेंटिकल है माइटोसिस, मतलब ये सेल के आइडेंटिकल है क्योंकि ये इसकी रेप्लिका है ना, ये इसके रेप्लिका है, आइडेंटिकल होता है। ठीक, तो ये कहाँ कहाँ होता है माइटोसिस? जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, तुम्हारी स्किन सेल है, स्किन सेल को रिप्लेस होना है, नए स्किन सेल बनना है, तो वो कैसे बनेगा? वाया माइटोसिस। ठीक, कोई भी ऐसे सेल्स बनने हैं जो कि रिप्लेस होने हैं, वो माइटोसिस से बनेंगे, जैसा सेल है वैसे सेम बन जाए। लेकिन एक प्रोसेस और होता है जिसको कहते हैं मियोसिस, वो रिडक्शनल डिवीजन। उसमें क्या होना है, उसमें हमें वेरिएशन चाहिए। यहाँ वेरिएशन नहीं आ रहा है, यहाँ पे सेम आ रहा है, लेकिन हमें पता है फॉर इवोल्यूशन वी नीड वेरिएशन। तो एक और प्रोसेस है जिसे मियोसिस कहते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इससे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसको, मियोसिस को। तो वो उसमें क्या होता है उसकी कहानी देखेंगे कि वो कैसे माइटोसिस से किस तरह से सिमिलर है और क्या डिसिमिलैरिटीज है उसमें मियोसिस में। बट अभी माइटोसिस, तो माइटोसिस में डिवीजन हो गया, नॉर्मल सेल्स में डिवीजन हुआ है तुम्हारे, और जनरली जो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस प्रोसेस से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर आपके जो नॉर्मल कॉमन सेल्स हैं, जो आपके ऑटोसोमल सेल्स हैं, वो इस टाइप से डिवाइड कर रहे हैं। और ये एक बहुत बेहतरीन प्रोसेस है जिसकी वजह से एक सेल से दो बन गए, और इसको हमने समझ लिया है। ठीक, अभी एक सेकंड रुक जाओ और वापस से लॉग इन करो तुम लोग इसको, आई थिंक ओके सर। पार्ट 2 इसके बाद है, उसको देखिए इसके आगे के लिए।